सुब्रमण्यम स्वामी पिछले 50 सालों से भारत के पॉलिटिकल स्फीयर के सबसे दिग्गज नेताओं में सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है। ये वैसे तो आज भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गलत करती है तो ये उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए आए हैं। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर बीजेपी के विरोधी तो लगातार सवाल उठाते हैं। बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। जेटली ने जो किया उससे सहमत नहीं हूं। मैं जीएसटी को ठीक नहीं मानता हूं। नोटबंदी में तैयारी नहीं थी। आपने बाकी नेताओं को देखा होगा, जब वो किसी पार्टी में होते हैं तो वो अपने नेतृत्व के खिलाफ कभी भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इन सारे नेताओं से अलग हैं। ये वही नेता हैं जो पिछले 26 सालों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार के जान के पीछे पड़े हुए हैं। Subramaniam Swamy has lashed out at Congress General Secretary Rahul Gandhi and called him dumb and drug addict. Rahul Gandhi needs an education, or he should have a mental checkup, one of the two. चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर राम सेतु का मुद्दा हो, या फिर 2G स्कैम हो, या फिर नेशनल हेराल्ड केस हो, सुब्रमण्यम स्वामी ने इन सारे केसेस को लीगल तरीके से टैकल किया है और कभी भी अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। At least you stop doing it. Where have I done anything? There's not a single criminal case against me. You go and kill them. You try and put a case against me, I'll teach you a lesson. क्या आपको पता है, जब भारत में नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी तो यही सुब्रमण्यम स्वामी ऑपोजिशन में थे, लेकिन नरसिम्हा राव से दोस्ती इतनी अच्छी थी कि ऑपोजिशन में होने के बावजूद इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। इसी सुब्रमण्यम स्वामी ने 1999 में एक इन्फेमस टी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिस टी पार्टी का रिजल्ट ये हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार भारत में गिर गई थी। सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी? वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 13 सितंबर 1939 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिताजी एक ब्यूरोक्रेट थे, तो बचपन से ही जो बड़े बड़े नेता रहते थे वो इनके घर में आया जाया करते थे। आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी को बचपन से एक नेता बनने का शौक चढ़ चुका था, लेकिन ये पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। इन्होंने अपनी बैचलर की पढ़ाई हिंदू कॉलेज से की है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, और मैथ्स में इन्होंने बैचलर हासिल की है। उसके बाद ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में गए और वहां से इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। भारत में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो भी फुल स्कॉलरशिप में, और वहां पे अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही ये एक प्रोफेसर बन जाते हैं। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात माने तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर बनना। इसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते इनकी एक दिन मुलाकात होती है रुखसाना से, जो कि एक पारसी महिला है। बातों बातों में ही इन दोनों को प्यार हो जाता है और आगे जाके ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। समय आगे बढ़ता है, 1972 का समय आता है और सुब्रमण्यम स्वामी अब भारत वापस आ चुके थे और भारत के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज आईआईटी दिल्ली में पढ़ाना शुरू कर चुके थे। लेकिन 1972 ये वही समय था जब इंदिरा गांधी को पता चलता है कि यही सुब्रमण्यम स्वामी आईआईटी दिल्ली के करिकुलम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो तुरंत ही वो एक कमेटी बैठाती है और इसी सुब्रमण्यम स्वामी को वो सैक कर देती है आईआईटी दिल्ली से। सुब्रमण्यम स्वामी को पता चलता है कि इंदिरा गांधी ने ये सब जानबूझकर करवाया है। सुब्रमण्यम स्वामी सोचते हैं कि अब मैं बदला लेकर रहूंगा। तब वो 1974 में जाकर जनसंघ पार्टी को ज्वाइन करते हैं और यहीं से वो एमपी भी बनते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भारत में इमरजेंसी आती है और ये सारे जितने भी बड़े बड़े उस समय के दिग्गज नेता थे वो सब मिलकर जनता पार्टी की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसी समय के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी को उनकी जिंदगी का और एक बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला था। जैसा आपको पता है, उन्हें आईआईटी दिल्ली से इलीगली सैक करवा दिया गया था, तो इसी चीज के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट से उन्हें 1991 में फाइनली जाके वर्डिक्ट मिलता है और वो वर्डिक्ट ये कहता है कि सुब्रमण्यम स्वामी को उनका प्रीवियस पूरा बिल देना है, जितने भी सैलरी उनको मिलने हैं ये सारे ईयर्स के बीच में वो पूरे सुब्रमण्यम स्वामी को मिल जाते हैं, जो कि 40 से 45 लाख के बीच में होता है। ये उनकी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था, आईआईटी दिल्ली और इंदिरा गांधी दोनों को हराना। साथ ही साथ जो पैसा था उसमें 8% इंटरेस्ट के साथ में ब्याज का पैसा भी
दिया जाएगा। लेकिन चलिए समय आगे बढ़ता है और सुब्रमण्यम स्वामी का पॉलिटिकल करियर भी आगे बढ़ता है। इसी पॉलिटिकल करियर में वो अपने ऑपोजिशन के भी बड़े बड़े नेताओं के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव। और जब भारत में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है तो यही पीवी नरसिम्हा राव सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी के घर जाते हैं। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सुब्रमण्यम स्वामी उस समय जनता पार्टी में हुआ करते थे, जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी थी। तो पीवी नरसिम्हा राव आखिर सुब्रमण्यम स्वामी के घर क्यों गए थे? क्योंकि वो सुब्रमण्यम स्वामी को एक फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे। तो इसी दौरान ऑपोजिशन में होने के बावजूद सुब्रमण्यम स्वामी को एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। अब इसके बाद समय आ जाता है 1998 का, जब भारत में एनडीए की गवर्नमेंट आ जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उनके काम से वैसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ करते थे सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन कुछ दिन तक वो भी सपोर्ट करते थे अटल बिहारी वाजपेयी को, देखने के लिए कि वो क्या करते हैं। क्या खूबसूरत था वाजपेयी साहब। हाँ बट बाकी चीज में सब गंदा, लड़कियों में गंदा, इतने लोगों के साथ है, कितने एयर होस्टेसेस, माय गॉड, कोई क्या नहीं। मैंने तो पूरा रिसर्च करते रहा ना। देखिए आइडियोलॉजिकली दोनों अटल बिहारी वाजपेयी और सुब्रमण्यम स्वामी सेम थे, क्योंकि दोनों आरएसएस से आते थे, दोनों संघ के मेंबर थे, तो उनकी विचारधारा बहुत ही ज्यादा सिमिलर थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का फाइनेंस फील्ड का जो डिसीजन था और जो इंटरनेशनल फील्ड का डिसीजन था, उससे बिल्कुल नाखुश हुआ करते थे सुब्रमण्यम स्वामी। तभी समय आता है 1999 का और सुब्रमण्यम स्वामी ऑर्गेनाइज करते हैं द इन्फेमस टी पार्टी। But all these events were overshadowed by the Tea Party hosted in her honor by the Janata Party President Subramaniam Swamy. इस टी पार्टी के चर्चे पूरे भारत में हो रहे थे। बहुत ही लैविश टी पार्टी थी और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टी पार्टी होने वाली थी। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली थी ये पार्टी? क्योंकि यही टी पार्टी आगे जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने वाली थी। एक्चुअली में हुआ यह था कि सुब्रमण्यम स्वामी अटल बिहारी वाजपेयी से नाखुश होकर जयललिता से हाथ मिला लिए थे और जयललिता से बहुत पुरानी दुश्मनी थी सुब्रमण्यम स्वामी की। और सोनिया गांधी और जयललिता दोनों उस समय ओपोजिशन में हुआ करते थे और एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब आपको जानने की जरूरत है कि यही जयललिता AIADMK की सबसे बड़ी नाम हुआ करती थी। जो भी जयललिता बोलती थी वो AIADMK में होता था और उस समय भारतीय जनता पार्टी को इसी AIADMK का सपोर्ट चाहिए था अगर उनको भारत में अपनी गवर्नमेंट बरकरार रखनी थी। तो टी पार्टी होती है, सोनिया गांधी और जयललिता साथ में मिलते हैं और उनके साथ में ही जितने भी लालू प्रसाद यादव से लेकर बड़े बड़े जितने नेता थे उस समय के, वो सारे इस टी पार्टी में आते हैं। और इस टी पार्टी का रिजल्ट ये होता है कि अगले ही दिन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा दिया जाता है पार्लियामेंट में। और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिजल्ट क्या होता है, आप शॉक हो जाएंगे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जानकर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक वोट से, जी हाँ, एक वोट से भारतीय जनता पार्टी सरकार भारत में गिर जाती है। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। और अभी तो बस शुरुआत थी। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी को उनके जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिलता है, क्योंकि सोनिया गांधी जब टी पार्टी में आई थी तो टी पार्टी का निष्कर्ष ये निकला था कि हम लोग जब सरकार गिर जाएगी उसके बाद फिर से साथ में बैठेंगे और देखेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। और सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सबसे आगे चल रहा था। जयललिता से लेकर उस समय के जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे, सबका सपोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी को मिला हुआ था। लेकिन सोनिया गांधी तुरंत ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद प्रेसिडेंट के पास चले जाती है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी उनकी, तो वो बोलती है कि हमारे पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा और अगर हमारे पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तो भैया आप फिर से अर्ली इलेक्शन करवा दो, देखते हैं कौन जीतता है। वैसे वो अर्ली इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इस धोखे को कभी भी नहीं भूलते हैं और आज तक वो रिवेंज लेते हुए आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार में जितने भी लोग हैं सबके जान के पीछे पड़ गए और आगे बताऊंगा कि कैसे पड़े हैं वो। ये सब कुछ इसलिए कि 1999 में जो हुआ था, क्या वो जो धोखा हुआ था, तो मैं तो सजा के लिए उसके लिए धोखा का कीमत चुका हूँ। अब एक समय की बात है जब भारत में राम सेतु जो है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, उसे तोड़ने की बात चल रही थी और उसे लीगलाइज भी कर दिया गया था, उसका ऑर्डर भी दे दिया गया था। इस चीज के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे विस्तार से। लेकिन अशोक सिंघल जो हैं वो तुरंत ही सुब्रमण्यम स्वामी के पास चले गए थे और उनके आंखों से आंसू आ गया था। वो बोल दिए थे कि अगर ये राम सेतु टूट जाता है तो मैं उसी दिन फांसी लगवा लूंगा।
तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे तैसे करके एक लीगल तरीका निकालते हैं और कोर्ट में जाकर केस जीतते हैं और फाइनली राम सेतु टूटने से बचता है। आप सोच कर देखिए, अगर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं होते तो शायद आज भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु भी नहीं होता। इसी अशोक सिंघल ने सुब्रमण्यम स्वामी को यह भी बोला था कि आपको राम मंदिर का भी केस लड़ना है, और यही अशोक सिंघल उस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो इनका बहुत बड़ा नाम था। इन सब चीजों के वजह से सुब्रमण्यम स्वामी का आरएसएस में भी बहुत बड़ा नाम हो गया था। सुब्रमण्यम स्वामी हिस्टोरिकली एक बहुत ही फियरलेस नेता रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब भारत में इमरजेंसी थी तो सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका चले गए थे, और अमेरिका जाने के बाद वो वापस भारत आए थे अपने पार्लियामेंट सेशन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा वो एमपी थे जनसंघ पार्टी के, तो वो अपना वेशभूषा बदल कर भारत आए थे। इसी सुब्रमण्यम स्वामी ने कई सालों तक राम मंदिर का भी मुद्दा कोर्ट में उठाया है और केस लड़ते हुए आए हैं। इस साल के अंत तक हम राम मंदिर बना देंगे। और ये लीगल फील्ड में एक फ्रंट रनर थे, और वैसे तो बहुत सारे लोगों की मदद से आज राम मंदिर भारत में बना है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का उन सब लोगों से ऊपर नाम आना चाहिए। लेकिन वो क्रेडिट की बात कभी भी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि किसके वजह से आज राम मंदिर बना है, और वो नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी सुब्रमण्यम स्वामी की जो पार्टी थी जनता पार्टी, वो 2013 में फाइनली भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाती है। The country is passing through very difficult times. This is the time for unity, for a nationalist purpose. तो आज की तारीख में अभी से जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय होता है। अब इसी भारतीय जनता पार्टी में रहते रहते कई बार सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का प्रॉमिस किया गया है, लेकिन आज तक कभी भी उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया है। वो खुद कहते हैं कि अगर उन्हें भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा तो वो भारत में एक क्रांति ला देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं। इकोनॉमी में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और वो भारत की इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। यही सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी में रहते रहते कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से नहीं डरते हैं। चाहे वो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, वो किसी से भी नहीं डरते हैं। और जब जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ भी गलत करते हैं तो उसके खिलाफ ओपनली सोशल मीडिया में आकर बोलते भी हैं। इसी सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में एक समय चंद्रशेखर आजाद बोला करते थे कि भैया आप ऐसा करिए, आप मेरी पार्टी में आकर रहिए और मेरी पार्टी में ही रहिएगा, क्योंकि अगर आप बाहर रहेंगे तो आप मेरे लिए बड़ा खतरा हैं। तो शायद आज के दिन भारतीय जनता पार्टी भी यही सोचती है। और आप ये सोचेंगे अब कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बार बार बोलते हैं ये सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी, फिर भी उनको क्यों भारतीय जनता पार्टी से नहीं निकाला जाता है? क्योंकि आपको जानने की जरूरत है कि इसी भारतीय जनता पार्टी को वैसे पीछे से आरएसएस चलाती है, और जो संघ कहता है वही भारतीय जनता पार्टी में होता है। और संघ में जितना बड़ा नाम नरेंद्र मोदी, जितना बड़ा नाम नितिन गडकरी, जितना बड़ा नाम अमित शाह का है, उतना बड़ा नाम ही सुब्रमण्यम स्वामी का भी है। तो जब तक संघ नहीं चाहेगा तो सुब्रमण्यम स्वामी को कोई भी नहीं छू पाएगा। तो और सुब्रमण्यम स्वामी भारत में बार बार ऐसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहेंगे। वैसे एक और फायदा है भारतीय जनता पार्टी को सुब्रमण्यम स्वामी को अपने पार्टी में रखने का, वो है सुब्रमण्यम स्वामी की सोनिया गांधी और गांधी परिवार से दुश्मनी। आपको याद होगा इसी सोनिया गांधी ने एक समय पे सुब्रमण्यम स्वामी के पीठ में छुरा भोंका था। सुब्रमण्यम स्वामी को एक समय पे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना था, लेकिन सोनिया गांधी की वजह से वो नहीं बन पाए थे। तो वो आज तक बदला लेते हुए आए हैं। कैसे बदला लेते हुए आए हैं? जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था भारत में, उससे सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्सपोज किया था और वो सुप्रीम कोर्ट गए थे इसके खिलाफ, और इसका जो रिजल्ट निकला था उसका आप जानते ही हैं क्या हुआ था कांग्रेस का उसके बाद। Swami has said that Chidambaram should be asked to resign. Airtel Maxis deal could not go through till Mr. Chidambaram's son was accommodated in the deal. इसी सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस भी किया था, और नेशनल हेराल्ड केस आज भी भारत में चलता हुआ आ रहा है। लेकिन 2015 में पटियाला कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस केस में बेल दी थी। अब इसी के बाद आपको याद होगा बार बार नरेंद्र मोदी जी बोला करते थे कि सोनिया गांधी बेलगाड़ी में है, बेलगाड़ी में है। हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। सुब्रमण्यम स्वामी का सबसे फ्रेश केस आपको पता होगा, वो राहुल गांधी के सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोलता है कि कैसे एक समय पर राहुल गांधी यूके के सिटीजन हुआ करते थे और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 के हिसाब से जब भी आप दूसरे किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं तो उसी समय आपकी भारत की सिटीजनशिप ध्वस्त हो जाती है। अभी भी केस ये भारत के कोर्ट्स में चल रहा है। जब इसका रिजल्ट आएगा और अगर इसका रिजल्ट सुब्रमण्यम स्वामी के फेवर में आ जाता है तो फिर ये कांग्रेस के लिए एक डेथ ब्लो जैसा रहेगा। यही सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी से भी नहीं डरते हैं। बार बार चाइना के इशू में वो नरेंद्र मोदी को एक डिसीवर बोलते हुए आए हैं। आज भारत का हर एक पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं इसी सुब्रमण्यम स्वामी को अपना दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन डरता भी है कि जब मैं कुछ गलत करूंगा तो यही सुब्रमण्यम स्वामी मेरे को कोर्ट में ले जाएगा ये। आप क्या सोचते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।